नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से प्रवक्ता राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज का जो विज्ञापन है, डिटेल्ड विज्ञापन जारी हो गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये डिटेल्ड विज्ञापन है। आज 18 जून से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट है। 15 जुलाई तक आप लोग फीस पेमेंट कर सकते हैं और 19 जुलाई तक अपना फॉर्म भर सकते हैं। ये जो भर्ती है ऑल इंडिया है, किसी भी राज्य का कोई भी कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकता है। ठीक है, फीस जो वही होती है जो नॉर्मली लगती है, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ यहाँ पर फीस वगैरह कितनी लगेगी। तो जो भी अनारक्षित वर्ग के हैं, AWS हैं या OBC है, उनके लिए जो फीस है 125 रुपये रखी गई है। जो SC ST कैंडिडेट है उनके लिए 65 रुपये, दिव्यांग के लिए 25 रुपये, भूतपूर्व सैनिक के लिए 65 रुपये है। और जो भी महिलाएँ हैं उनको अपनी श्रेणी के अनुसार, कैटेगरी के अनुसार जो है वो फीस लगेगी। अगर फॉर्म भरते समय कोई त्रुटि हो जाती है तो आप लोग इसमें जो संशोधन वगैरह है वो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी कैटेगरी गलत हो जाती है उस केस में आपको फीस ज़्यादा पे करनी पड़ेगी, फिर आपको नया फॉर्म भरना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आप जो फीस है वो किसी भी तरीके से एडजस्ट नहीं की जाएगी। ठीक है, अब ये बातें हो गई। अब हम जान लेते हैं पदों की संख्या के बारे में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मुख्यतः यहाँ पर 4 विषयों की भर्तियाँ आई हुई हैं। कुल पदों की संख्या की बात करते हैं तो 124 पदों पर भर्तियां हो रही हैं। 4 विषय पर यहाँ पर भर्तियां हो रही हैं: भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित। यानी मोस्टली यहाँ पर साइंस साइड के जो पद हैं, आर्ट साइड का कोई भी यहाँ पर पद नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का ही पद यहाँ पर है। पदों की संख्या देख लीजिए, भौतिक विज्ञान में 30 पद हैं, रसायन विज्ञान में 26 पद हैं, जीव विज्ञान में 33 पद हैं, गणित में 35 पद हैं, टोटल 124 पद हैं। कैटेगरी वाइज भी देखना चाहें तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज आप पद दे सकते हैं। सभी पदों का ब्यौरा यहाँ पर दिया गया है। वेतनमान की बात करते हैं, जो प्रवक्ता भर्ती का वेतनमान होता है वही यहाँ पर भी मिलेगा। लेवल 8 ग्रेड पे 4800, वेतनमान 9300 से लेकर के 34,800। विशेष परिस्थितियों में आपकी पदों की संख्या जो है घट या बढ़ भी सकती है। जो रिजर्वेशन होगा वो उत्तर प्रदेश के SC अभ्यर्थियों के लिए, ST अभ्यर्थियों के लिए, OBC अभ्यर्थियों के लिए और EWS अभ्यर्थियों को यहाँ पर रिजर्वेशन दिया जाएगा। बाकी जो PH के कैंडिडेट है, भूतपूर्व सैनिक है, महिला हैं, उन सभी को भी श्रेणी के अनुसार जो रिजर्वेशन का लाभ है वो दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं एज वगैरह को लेकर के। दोस्तों, यहाँ पर एज के लिए जो यहाँ पर रखी गई है वो 21 वर्ष से 40 वर्ष रखी गई है। उसी के अनुरूप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। जो एज की गणना होगी वो आपकी 1 जुलाई 2021 से की जाएगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लिखा है प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो सामने दिया गया है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता। मतलब अगर आप फिजिक्स के आवेदन करना चाहते हैं तो आपने MSc फिजिक्स में किया होना चाहिए। केमिस्ट्री के लिए आवेदन करना चाहे तो PG में केमिस्ट्री होना चाहिए। मैथ से आवेदन करना चाहें तो PG में मैथ होना चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो अगर उसके समकक्ष कोई दूसरी अर्हता है जो कि आपने PG में पढ़ा हुआ है तो आप आवेदन कर सकते हैं। प्रवक्ता जीव विज्ञान की बात करें तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि यानी बॉटनी या जूलॉजी से अगर आपने MSc किया हुआ है तो आप आवेदन कर सकते हैं प्रवक्ता बायोलॉजी के लिए, या इसके समकक्ष कोई दूसरी अर्हता आपके पास है तब भी आप आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पर B.Ed वगैरह नहीं मांगा गया है। ठीक है, B.Ed की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ PG मांगा गया। PG अगर आपके पास है तो आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास B.Ed वगैरह है तो आपको यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अधिमानी आर्ता में लिखा गया है कि इन लोगों को वरीयता दी जाएगी। 4 प्रकार के लोग हैं जिनको वरीयता दी जाएगी। पहला ये है, अगर आपने LT डिप्लोमा या BT किया हुआ है, अगर आप फॉर्म में उस चीज़ को मेंशन करते हैं तो आपको वरीयता दी जाएगी। दूसरा, अगर आपने B.Ed वगैरह किया है तब भी आपको वरीयता यहाँ पर दी जाएगी। शिक्षा शास्त्र यानी B.Ed उपाधि आपके पास है तो भी आपको वरीयता दी जाएगी। तो फॉर्म भरते समय अगर आपके पास B.Ed है तो इसको ज़रूर मेंशन करिएगा। हालांकि ये कंपलसरी नहीं है, आप आवेदन कर सकते हैं PG होने के बाद भी, लेकिन अगर आपके पास है तो आप इसको मेंशन करिएगा, यहाँ पर आपको वरीयता दी जाएगी। सेकंड नंबर पर बोला गया है, अगर आप कक्षा 6 से कक्षा 10 तक का सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालय में 5 वर्ष का अनुभव आपके पास है तब भी आपको वरीयता दी जाएगी। मतलब ऐसा कोई स्कूल जहाँ पर 6 से 10 तक आपने कम से कम 5 साल पढ़ाया हो और वो स्कूल मान्यता प्राप्त होना चाहिए सरकार से, तो वहाँ पर अगर आप सर्टिफिकेट लगाते हैं तो भी आपको वरीयता दी जाएगी।
तीसरा बोला कि प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक अगर सेवा की है तब भी आपको वरीयता दी जाएगी। और चौथा, अगर आपने राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया है तो भी आपको वरीयता दी जाएगी। तो अधिमानी अर्हता के लिए यानी वरीयता के लिए 4 स्थितियाँ निर्धारित हैं। अगर इसमें से कोई है तो आप लगा सकते हैं, नहीं है तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें पुरुष और महिला दोनों फॉर्म भर सकते हैं। जिस तरह जीआईसी में होता है तो जीआईसी में नहीं होता है, जीआईसी में सिर्फ पुरुष वर्गीय आवेदन कर पाते हैं और जीजीआईसी जो भर्ती होती है उसमें महिला आवेदन कर पाती है। लेकिन ये जो भर्तियां पुरुष और महिला दोनों के लिए यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा गया है, आप लोग पढ़ सकते हैं कि पुरुष एवं महिला दोनों अभ्यर्थी इसके लिए पात्र हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो एक से ज़्यादा विषयों में भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इसकी परीक्षा सिर्फ एक ही दिन करवाई जाएगी। इस वजह से सिर्फ आपको एक ही विषय से फॉर्म भरना चाहिए, पैसे की बर्बादी करना उचित नहीं है। वही चीज़ यहाँ पर लिखा है कि जिस विषय से आप परीक्षा में बैठेंगे सिर्फ आप उसी के लिए पात्र होंगे। ठीक है, एज की मैंने आपको बता दिया 21 से 40 वर्ष रखी गई। एज की जो गणना 1 जुलाई 2021 से की जाएगी, आप सामने देख सकते हैं। जो रिजर्व कैटेगरी के छात्र हैं उनको अतिरिक्त जो छूट है वो दी जाएगी। एक चीज़ यहाँ पर और लिखा है, इसको भी आप समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य के कर्मचारियों, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद शिक्षक जो प्राइमरी टीचर हैं, शिक्षणेतर कर्मचारी हैं तथा उत्तर प्रदेश के अनुदानित माध्यमिक विद्यालय यानी टीजीटी पीजीटी में अगर कार्यरत हैं आप लोग, ठीक है, उनके लिए जो आयु सीमा उसमें 5 वर्ष की छूट आप लोगों को दी जाएगी। ठीक है, और जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनको अधिकतम सीमा में 15 वर्ष की छूट दी जाएगी। और जो अन्य अभ्यर्थी हैं उसी तरीके से जो लाभ है छूट का वो मिलेगा, अपर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब यहाँ पर जो दिया गया फीस पेमेंट वगैरह के लिए दिया गया, लेकिन इसको हम बाद में देखते हैं। हमने आपको बता दिया फीस पेमेंट कैसे करनी है। अब यहाँ पर बात आती है कि इसकी जो परीक्षा होगी वो कैसे होगी, क्या इसमें एग्ज़ाम पैटर्न होगा, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जो एग्ज़ाम होना है आपका, एग्ज़ाम आपका 2 चरण में होगा, यानी लिखित परीक्षा प्री और मेन। प्री और मेन के आधार पर यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन है वो किया जाएगा, इंटरव्यू इसमें नहीं होगा। अब प्री और मेन का सिलेबस क्या मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर प्री और मेन का पूरा सिलेबस दिया गया है। पहले यहाँ पर दिया गया, देखो लिखा है प्रारंभिक परीक्षा हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। जो प्रारंभिक परीक्षा होगी उसमें आपका एक पेपर होगा, जो एक पेपर होगा उसमें 120 प्रश्न टोटल आएंगे। इसमें से आपके सब्जेक्ट के यानी वैकल्पिक जो प्रश्न पत्र होगा उसके 80 प्रश्न होंगे और जो सामान्य धन होगा जीएस होगा उसमें के 40 प्रश्न होंगे। कुल मिलाकर के 120 प्रश्न होंगे और टोटल जो पूर्णांक होगा वो 300 नंबर का होगा। यानी देखा जाए तो लगभग 2.5 नंबर का एक प्रश्न आपका होगा और 2 अंकों का समय आपके पास निर्धारित है। ठीक है, अब प्रारंभिक परीक्षा में क्या क्या आएगा, यानी 40 प्रश्न जो आपके आएंगे, तो उसके लिए सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 11 नंबर तक का दिया गया है। यानी यूपीपीएससी का जो प्रीलिम्स का सिलेबस होता है लगभग सभी परीक्षाओं के लिए समान होता है। तो ये पूरा सिलेबस आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, 40 नंबर का ये आपको पूरा आएगा। इसके बाद जो आपका 80 प्रश्न आएंगे वो आपके वैकल्पिक विषय से आएंगे। वैकल्पिक विषय में जो आपका पाठ्यक्रम निर्धारित है वो वैकल्पिक विषय का यानी प्री और मेन दोनों का एक ही पाठ्यक्रम है, अलग से इसलिए यहाँ पर नहीं दिया गया। इसलिए देखो दिया गया है यहाँ पर कि वैकल्पिक विषयों का जो पाठ्यक्रम है मुख्य परीक्षा की भांति ही होगा। अब बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा कैसी होगी। तो दोस्तों मुख्य परीक्षा में आपके 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड। ठीक है, पेपर जो फर्स्ट होगा इसमें आपका सामान्य हिंदी आएगा और निबंध आएगा। सामान्य हिंदी के 50 प्रश्न आएंगे 50 नंबर के, और निबंध के भी 50 नंबर का आपका निबंध होगा। टोटल अगर पेपर 1 की बात करें तो 100 नंबर का आपका टोटल पेपर 1 होगा, जिसमें सामान्य हिंदी और निबंध पूछा जाएगा। ये आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, यानी लिखना पड़ेगा इसमें आपको रिटर्न, जैसे आप नॉर्मली एग्जाम में लिखते हैं, एनुअल जो एग्जाम होते हैं उसमें, और 2 घंटे का समय निर्धारित रहेगा। मुख्य परीक्षा में जो दोस्तों पेपर होगा दूसरा वाला 2-3 प्रश्न पत्र वो आपका वैकल्पिक विषय का होगा, ये डिस्क्रिप्टिव होगा। दोनों पेपर डिस्क्रिप्टिव होंगे। इसमें आपका जो पेपर है वो 300 नंबर का होगा और 3 घंटे का समय निर्धारित है। ठीक है, तो ये मुख्य परीक्षा की बात है। मुख्य परीक्षा में आपके 2 पेपर होंगे। प्रथम जो होगा सामान्य हिंदी में निबंध का होगा 100 नंबर का, और दूसरा आपका जो होगा पेपर वो वैकल्पिक विषय का होगा 300 नंबर का। ठीक है, अगर सामान्य हिंदी के अंदर देखिए क्या क्या सिलेबस आएगा तो उसका भी सिलेबस यहाँ पर डिसाइड किया गया है, सारा कुछ दिया गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ। सामान्य हिंदी में ये चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ पर दिया गया है कि अपठित गद्यांश हो गया,
और ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई। अनेकार्थी शब्द, वर्णमाला, ग्रामर जो कुछ है ये आपके हिंदी के अंतर्गत है। और इसी में द्वितीय खंड जो निबंध वाला, उसके लिए मैंने बताया 50 अंक निर्धारित हैं। जो निबंध होगा आपको लिखना पड़ेगा, और इसमें से आपको क्या एक निबंध लिखना है। 50 नंबर का आपका एक निबंध होगा। निबंध के लिए जो शब्द सीमा बताई गई वो 1000 शब्दों का कम से कम निबंध आपका होना चाहिए। निबंध के लिए क्या टॉपिक दिए गए हैं, तो शीर्षक ये दे दिए गए हैं। ये एक तरीके से एरिया है जहाँ से आपका निबंध आ सकता है। पहला साहित्य एवं संस्कृति, दूसरा है राष्ट्रीय विकास योजनाएं क्रियान्वयन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक सामाजिक समस्या निदान, विज्ञान तथा पर्यावरण, प्राकृतिक आपदाएं एवं उनके निवारण, कृषि, उद्योग एवं व्यापार। ये 6 टॉपिक दे दिए गए। इन्हीं टॉपिक से संबंधित जो आपका निबंध लिखना पड़ेगा, एक ही निबंध आपको लिखना होगा और जो कि 50 नंबर का होगा। तो ये फर्स्ट पेपर की बात हो गई। सेकंड पेपर में देखिए जो आपका वैकल्पिक विषय होगा, तो वैकल्पिक विषय में क्या क्या आएगा, तो वैकल्पिक विषय में बताया गया है कि आपके कुल प्रश्न जो होंगे 20 होंगे। 20 प्रश्न होंगे, सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे और सभी प्रश्न खंडों में विभाजित होंगे। जो आपका वैकल्पिक होगा मुख्य परीक्षा होगी, इसमें 3 खंड होंगे, खंड आ, खंड ब, खंड सा। खंड आ के अंतर्गत 5 प्रश्न आएंगे, सामान्य उत्तरी होंगे, यानी 250 शब्दों में आपका उसका प्रश्न उत्तर लिखना पड़ेगा। एक जो प्रश्न है वो 25 अंक का होगा। तो आप लोग देख सकते हैं एक प्रश्न 25 नंबर का है, इस वजह से 5 प्रश्न होंगे, मतलब 125 अंक का आपका ये खंड आ के अंतर्गत 5 प्रश्न होंगे। खंड बा में जो है दिया गया कि इसमें अभी 5 प्रश्न होंगे लेकिन लघु उत्तरीय होंगे। इसको आपको 150 शब्द सीमा के अंतर्गत लिखना पड़ेगा। एक प्रश्न 15 नंबर का होगा, तो 15 पना 75 नंबर का आपका खंड बा से हो गया। और खंड सा में देखें बोला गया 10 प्रश्न होंगे लेकिन अति लघु उत्तरीय होंगे। इनको आपको 50 शब्द के अंतर्गत लिखना पड़ेगा। एक प्रश्न 10 नंबर का होगा। इस तरीके से आपको 100 नंबर ये हो गए। टोटल देखेंगे तो 300 नंबर का आपका वैकल्पिक का मुख्य परीक्षा हो गई। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया कि प्रारंभिक परीक्षा में क्या आएगा, कितना आएगा। और यहाँ पर आप डिटेल्ड सिलेबस देखना चाहें तो भौतिकी का सिलेबस यहाँ पर ये दिया गया है। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का ये पूरा सिलेबस दिया गया है। ठीक है, मैथ का, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। जो वैकल्पिक विषय का आपका सिलेबस है वो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए सेम है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आखिर मतलब इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। तो दोस्तों जो प्रारंभिक परीक्षा ये वैकल्पिक परीक्षा होगी, आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा होगी प्रारंभिक परीक्षा। ठीक है, तो इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की नेगेटिव मार्किंग आपकी इसमें होगी, यानी जो 120 प्रश्न आपके आएंगे प्रारंभिक परीक्षा में, इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। अब बात कर लेते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा में अगर आपको क्वालिफाई होना तो कितने नंबर लाना पड़ेगा। तो इसी नोटिफिकेशन में दिया गया कि अगर आप प्रारंभिक परीक्षा में क्वालिफाई होना चाहते हैं तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कम से कम 40% नंबर लाना अनिवार्य है, और जो रिजर्व कैटेगरी है उसको 35% नंबर लाना अनिवार्य है। ये प्रारंभिक परीक्षा में भी मिनिमम इतना रखा गया क्राइटेरिया, और मुख्य परीक्षा में भी इतना क्राइटेरिया रखा गया पास मार्किंग के लिए। लेकिन दोस्तों पास मार्किंग से कुछ नहीं होगा, जितना ज़्यादा आप नंबर लेकर के आएंगे उतना सिलेक्शन के चांस ज़्यादा होंगे। ठीक है, इस वजह से कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर के आप लोग आएँ। प्रारंभिक परीक्षा में वैकेंसी के मुताबिक यहाँ पर जितनी वैकेंसी है उसके अनुरूप 13 गुना अभ्यर्थियों को सिलेक्ट किया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए, यानी 13 गुना अभ्यर्थी जो है मुख्य परीक्षा के लिए जाएंगे, और वहाँ पर फिर मुख्य परीक्षा उन 13 गुना अभ्यर्थियों की होगी। और जो आपकी मेरिट बनेगी ये मुख्य परीक्षा के आधार पर ही बनेगी, इंटरव्यू वगैरह नहीं होगा। इस वजह से आप लोग इसमें अच्छी मेहनत करनी है आपको। ठीक है, तो सारी जानकारी मैंने यहाँ पर दे दी है। अब बात कर लेते हैं अगर फॉर्म कैसे भरना है। तो फॉर्म भरने के लिए यूपीपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से जाकर के आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, या फिर governmentjobcenter.com के माध्यम से अभी आप लोग फॉर्म भर पाएंगे। जो लिंक है इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया गया, तो चाहें तो आप वहाँ से डाउनलोड नोटिफिकेशन कर सकते हैं, या फिर ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आशा करते हैं सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। कोई जानकारी अगर रह गई है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।